गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन उससे बनता है, वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, इससे क्वेश्चन आज तक कभी गैप ही नहीं हुए, कभी ना कभी यानी कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम हो, किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी इस चैप्टर का मेन रूट है कह दीजिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। यानी किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, देयर आर टू किरचॉफ टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ के दो रूल हैं और उन दो रूल में से कौन कौन से रूल हैं उनको पढ़ना है पूरा डिटेल में, है ना। स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में किरचॉफ्स लॉ है क्या, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक जो दो लॉ हैं उन दो लॉ में से फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और सेकंड लॉ जो होता है उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ और जंक्शन रूल, और किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है ना। तो किरचॉफ देयर आर किरचॉफ टू लॉज related to electric circuit। there are किरचॉफ टू लॉज related to electric circuit। उनमें से फर्स्ट लॉ क्या है सुनिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है सुनिए। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई यदि इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई जंक्शन है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई जंक्शन है। जंक्शन मीन्स जहाँ पर बहुत सी करंट मिल रही हों, है ना। तो वो जंक्शन पर जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट मीट करती हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। किसी जंक्शन पर जितने भी इलेक्ट्रिक करंट मिल रही होती हैं, मीट कर रही होती हैं, तो उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसा हम ये बोल रहे हैं, ये जंक्शन है, यहाँ पर ये करंट I1, I2, I3, I4, ये यहाँ पर ये करंट कई मिल रही हैं, ठीक है ना। I1, I2, I3, I4, तो इन सब का प्लस 0 होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। ये करंट सब यहाँ मिल रही हैं, और ये जो करंट यहाँ मीट कर रही हैं, तो कुछ करंट ऐसी भी हो सकती हैं कि ये जंक्शन की तरफ आ रही होंगी, कुछ जा रही होंगी। मान लीजिए इनकमिंग टूवर्ड द जंक्शन है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, इनकमिंग टूवर्ड द जंक्शन, लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। तो किरचॉफ ने आगे चलकर ये कहा कि जो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट होती हैं उनको प्लस लेना है, जो जाने वाली करंट होती हैं उनको माइनस। तो बाद में इनको क्या कर दिया गया, माइनस में कर दिया गया। तो बाद में ये क्या होगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। माइनस वाले को उधर भेज दिया गया, तो I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो ये सम ऑफ इनकमिंग करंट हो गया, ये सम ऑफ आउट गोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0, दैट इज सिग्मा I इक्वल टू 0। आगे चलकर कहा गया द इलेक्ट्रिक करंट इनकमिंग टूवर्ड द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रिक करंट लीविंग द जंक्शन, इलेक्ट्रिक करंट लीविंग द जंक्शन या आउट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन निगेटिव। तो ऐसा करके देखेंगे तो ये हो जाएगा। यानी इनकमिंग करंट का सम और आउट गोइंग करंट का सम जो होता है अलजेब्रिक सम इक्वल होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ में देखिए क्या लिखेंगे,
according to this law, according to this law, the algebraic sum of according to this law, the algebraic sum of all electric current meeting at any junction is 0. ये according to this law, the algebraic sum of all electric current meeting at any junction is 0. That is sigma I equal to 0. ये ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया? द इलेक्ट्रिक करंट इनकमिंग टूवर्ड द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव and the electric current leaving the junction, leaving मतलब बाहर निकलने वाली, the electric current leaving the junction is taken negative. क्या कहा? The algebraic sum of all electric current meeting at any junction is 0. That is sigma I equal to 0. ठीक है ना? The electric current incoming toward the junction is taken positive and the electric current leaving the junction is taken negative. आने वाली को प्लस, जाने वाली को माइनस। इसके अकॉर्डिंग से हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जंक्शन को हम O ले लेते हैं। ये I1, I2, I3, I4, ठीक है ना? ये अपने से कुछ भी मान लो, किसी को आने वाली जाने वाली कर सकते हो। ये मत सोचना कि 2 आएंगी तो 2 जाएंगी, उनकी वैल्यू का प्लस आई इक्वल होता है। ये मत सोचना कि 2 ठो आने वाली है तो 2 ठो जाने वाली है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आने वाली 3 हो, जाने वाली 1 ही हो, तो तीनों का प्लस 1 के बराबर होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, इस प्रकार से है, ऐसा। और ये मान लीजिए ये रहा, ये जंक्शन है A, और ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4। तो इसमें क्या होगा? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा। इसमें क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, ये इनकमिंग को प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 उधर जाके। तो यहाँ से क्या पता चला? सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसमें सम ऑफ इनकमिंग करंट एट जंक्शन ए, और इसमें एट जंक्शन ओ जंक्शन पर ये, ए जंक्शन पर ये। ठीक है ना? आने वाली करंट को प्लस लेना है, जाने वाली को माइनस लेना है, तो यहाँ ये लिखा गया होता I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो बाद में इनको उधर भेज दिया जाता। ठीक है ना? जैसे इसमें किया गया है। ठीक है ना? हमने कहा इस जंक्शन ए की तरफ आने वाली I1 है और जाने वाली ये 3 है, तो आने वाली को प्लस, जाने वाले को माइनस इक्वल टू 0। तो इसको ट्रांसपोज किया तो ये आया, तो लास्ट में क्या कन्फर्म हुआ? दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है ना? यहाँ से लिख सकते हो दैट इज
अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट या लीविंग करंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना जी। और जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज आल्सो कॉल्ड, किसको? फर्स्ट लॉ को। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ जॉनसन रूल और किरचॉफ करंट लॉ यानी KCL, ठीक है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। और इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं? किरचॉफ जॉनसन रूल बोलते हैं या कि किरचॉफ करंट लॉ, KCL शॉर्ट में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये होता है, जंक्शन किसका जंक्शन लेना है? इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है ना। इसके बाद आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है उसको भी देख लीजिए। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए देखिए पहले हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं एक डायग्राम बना के। और जो डायग्राम बनाएंगे वो केवल समझाने के लिए, हकीकत का डायग्राम नहीं है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये है, ये बता दिया ना कि एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये केवल समझना आया है, रियल डायग्राम नहीं है। ये बार बार हम बता रहे हैं, समझाने के लिए है। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, इसमें फ्लो होने वाली करंट है I1, इसमें फ्लो होने वाली करंट। ये सेल है, इस सेल का EMF E1 है और इस सेल का EMF क्या है? E2। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये क्या है? ये कोई एक लूप है, क्या है? क्लोज लूप है, किसी सर्किट का एक कोई क्लोज लूप है। तो इस लूप में फ्लो होने वाली करंट I1 है और I2 है। उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे है, पता नहीं। हमने बताया ना कि ये रियल डायग्राम है, नहीं है। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट I2 है, रेजिस्टेंस क्या है? R2 है। तो ये आप लोगों को बता दें, इसमें करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का प्लस, करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट मीन्स I1 इंटू R1, और ये करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I2 R2 और प्रोडक्ट का प्लस इक्वल टू EMF का प्लस होता है E1 प्लस E2। ये यानी कोई क्लोज लूप है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई क्लोज लूप है, और उस क्लोज लूप के डिफरेंट ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट जो होगी और डिफरेंट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा, तो डिफरेंट ब्रांच की करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का प्लस, जैसे करंट इंटू रेजिस्टेंस, उन दोनों का बाद में प्लस इज इक्वल टू EMF का प्लस, ठीक है ना। तो इसको हम स्टेटमेंट में बोलेंगे कैसे, ये सुनना।
According to this law, in any closed loop of electric circuit, according to this law, in any closed loop of electric circuit, the algebraic sum of product of electric current and corresponding resistance, algebraic sum of product of electric current and corresponding resistance is equal to the algebraic sum of total electromotive force। यानी ये इस करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, इस करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद उनका प्लस और टोटल ईएमएफ के प्लस के बराबर होता है। यानी फाइनली इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of product of electric current and corresponding resistance is equal to the algebraic sum of electromotive force, that is sigma IR equal to sigma E। सिग्मा यानी algebraic sum किसका, I और R के प्रोडक्ट का, I और R के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सम। तो वही यह कहा गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिर आगे कुछ और भी है, जैसे उसमें क्या कहा गया है, इनकमिंग करंट को प्लस लिया गया है, आउटगोइंग करंट को माइनस लिया गया है। तो इसमें भी साइन कन्वेंशन के लिए कुछ और रूल है, तो हम बताएंगे। अभी सुन लीजिए डायग्राम, फिर एक्चुअल वाला बनाएंगे तब बात समझ में आएगी। इसमें क्या होता है, यदि करंट की डायरेक्शन और सर्किट की डायरेक्शन सेम रहेगी, जिस डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में सर्किट भी क्लोज होता हो, कंप्लीट होता हो, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ की वैल्यू को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और यदि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ को निगेटिव लेना पड़ेगा। अब कैसे होगा ये डायग्राम से समझोगे तब बात क्लियर होगी, सुनकर नहीं देख कर भी। ठीक है ना, तो देखिए पहले स्टेटमेंट तो लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेकंड वाला चल रहा है, किरचॉफ सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी closed loop of electric circuit, the algebraic sum of product, algebraic sum of product of electric current, algebraic sum of product of electric current and corresponding resistance, algebraic sum of product of electric current and corresponding resistance is equal to the algebraic sum of electromotive force EMF। According to this law, in any closed loop of electric circuit, the algebraic sum of product of electric current and corresponding resistance is equal to the algebraic sum of electromotive force, that is sigma I R equal to sigma E। I means current, R means resistance, तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम EMF E है। ठीक है ना। ये आगे हमने क्या बोला है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सर्किट आर इन सेम then electric current and EMF taken positive, and if direction of electric current and circuit are in opposite then electric current and EMF taken negative। ये भी लिख दे रहे हैं। if है
if direction of current and circuit are in same, then current and EMF taken positive, and if direction of current and circuit are in opposite, then current and EMF taken नेगेटिव। इस पॉइंट को मेन समझना होगा, डायग्राम बना के जब दिखाएंगे तब देखना। यदि सर्किट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट की डायरेक्शन और सर्किट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो दोनों की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब EMF और करंट की। और यदि करंट और सर्किट की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो करंट और EMF दोनों की वैल्यू को निगेटिव लेना पड़ेगा। अब हम एक डायग्राम बना के दिखाएंगे कि कब कहाँ क्या कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिएगा, ये है ये ABCDEF, ये है EMF E1, ये है EMF E2, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। करंट हमेशा प्लस से स्टार्ट होती है, तो ये I1 है, ये I2 है। ये दोनों करंट यहाँ आके इधर जाएंगी, तो ये दोनों करंट यहाँ I1 प्लस I2, और इसका रेजिस्टेंस है R3। अब यहाँ पर देखिए ABCD को आप देखेंगे, ABCD इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। कहेंगे सर्किट की डायरेक्शन तो है ये नहीं है, अपने से आप सर्किट की डायरेक्शन कुछ भी कंसीडर कर लो, करंट की डायरेक्शन आप अपने से कंसीडर नहीं करोगे, उसमें भी सर्किट में कन्फर्म रहेगा। जैसे बैटरी लगी है तो प्लस से करंट चलेगी, तो करंट की डायरेक्शन तो फिक्स हो गया। अब आप अपने मर्जी से सर्किट की डायरेक्शन कुछ कंसीडर कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये इधर सर्किट की डायरेक्शन ये ले लेते हैं, इधर ये ले लेते हैं। अब देखना ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, ये किसकी डायरेक्शन है, सर्किट की, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, ये किसकी डायरेक्शन है, सर्किट की। तो AB ब्रांच में करंट और सर्किट सेम है, AB ब्रांच में करंट भी इधर है और सर्किट भी इधर है। अब CD ब्रांच में देखिए, तो CD ब्रांच में करंट ये है और सर्किट ये है, तो कहेंगे सर ऐसा क्यों किए। ऐसा ना करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, मान लो इसको ऐसे मान लेंगे या इसको ऐसे मान लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ये वाला अपोजिट हो जाएगा, ये वाला सेम हो जाएगा। पर कोई कहे कि सर इसको ऐसे मान ले या इसको ऐसे मान ले, तो ये नहीं हो सकता। क्यों, एक क्रम से ऐसे ना होगा, इसमें तो ये इधर भी है उधर से भी इधर है, ठीक है ना। तो सर्किट की डायरेक्शन या तो आप इन दोनों को मानेंगे या कि इन दोनों को मानेंगे, पर ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम एक क्लोज लूप लेते हैं, कौन सा, ABCD लेते हैं, तो AB में करंट की डायरेक्शन ये है, सर्किट की डायरेक्शन ये है, यानी AB में करंट और सर्किट सेम। CD में करंट ये है और सर्किट ये है, तो CD में करंट और सर्किट अपोजिट हैं। तो जब ये सेम है तो I1 भी प्लस होगा, E1 भी प्लस होगा, और इसमें अपोजिट है तो I2 माइनस होगा, E2 भी क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप ABCDA बाई
किरचॉफ सेकेंड लॉ। करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस करंट क्या है I2, रेजिस्टेंस क्या है R2। माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि सर्किट का करंट अपोजिट है। E1 प्लस माइनस E2। E2 क्यों माइनस क्यों लगाए? क्योंकि ये सर्किट ये करंट है, जो सर्किट अपोजिट है। तो ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, ये हो गया। ठीक है। अब यही हम रूल लगाते हैं इसमें DCFEED वाले में। ये करंट है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ले अब ऊपर वाला मिटा दो, लीजिए। अब इतने को देखते हैं, अब इतने की बात करते हैं। तो ये रहा सर्किट की डायरेक्शन, ये रहा सर्किट की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। अब देखो इसमें करंट और सर्किट क्या है? सेम डायरेक्शन में है। करंट और सर्किट सेम डायरेक्शन में है CD में। और इसमें देखा जाए EF में, तो ये है किसकी डायरेक्शन? करंट की। और ये किसकी है? सर्किट की। तो इसमें भी करंट और सर्किट क्या है? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं इन क्लोज्ड लूप DCFED। तो इसमें क्या होगा? I2 करंट है, ये I2 ना है यहाँ पर, I2 R2 इक्वल टू I2 R2 प्लस इसमें करंट क्या है? I1 प्लस I2 दोनों, और रजिस्टेंस क्या? R3 इक्वल टू EMF, E2 भर तो है, ये है, ये हो गया। ठीक है ना। करंट और रेजिस्टेंस का इनटू तो I2 R2, इसमें करंट रेजिस्टेंस का इनटू तो करंट I1 प्लस I2 रेजिस्टेंस ये इक्वल टू EMF। तो इसमें EMF सिर्फ क्या है? ये। अब ये आप लोगों को बता दें, सर्किट की जो डायरेक्शन आप जो यहाँ आप दिखाए रहोगे वो माना जाएगा। यदि आपने इधर से कर दिया तो ये करंट और सर्किट अपोजिट हो जाएगा, इधर भी कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप मान के चलोगे सर्किट की डायरेक्शन आप दिखाए रहोगे, ये दिखाई नहीं, डायग्राम में दिखाओगे नहीं, तो जो आप नाम लिखे रहोगे, सुनना, जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, यदि आपने नाम लिखा है DCFED, ये नाम लिखा आपने और ये डायरेक्शन नहीं दिखाए हैं, तो उसका क्या माना जाएगा? ऐसे माना जाएगा, इस टाइप से माना जाएगा, ऐसे नाम के अनुसार। और यदि आपने डायग्राम में इंडिकेट किया है तो नाम चाहे आप जो लिखो, नाम चाहे आप जो लिखो, जो चित्र में डायग्राम में दिखाया गया है डायरेक्शन, वो माना जाएगा। और यदि आपने डायरेक्शन नहीं दिखाया है तो जैसे आप नाम लिख देंगे वो माना जाएगा। क्या कह रहे हैं देखिए, फिर से सुनना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्किट मान लो इस प्रकार है, ABC है, ठीक है ना। यदि इसका नाम आप ABCA लिखते हैं तो ये डायरेक्शन ये माना जाएगा। यदि आप ABCA कहते हैं तो डायरेक्शन क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा। ठीक है। और यदि आपने नाम यहाँ इंडिकेट किया है, यहाँ इंडिकेट किया है, तो चाहे भले आप ACBA कहोगे पर माना यही जाएगा यदि इंडिकेट किए हैं तो। यानी कहना हम ये चाहते हैं, यदि आप डायरेक्शन इंडिकेट किए हैं तो जो इंडिकेट किए हैं वो माना जाएगा। यदि आप डायरेक्शन इंडिकेट नहीं किए हैं तो जैसा आप सर्किट का नाम लिखेंगे वो माना जाएगा। ठीक। यदि डायरेक्शन इंडिकेट किया है तो डायरेक्शन इंडिकेट किया हुआ माना जाएगा। और यदि आपने डायरेक्शन इंडिकेट नहीं किया है तो सर्किट का जैसे नाम बोलेंगे वही डायरेक्शन मान ली जाएगी। ठीक है ना। तो ये अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। क्यों बेस्ड है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक वर्क होता है। अब वर्क एक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक वर्क है। वर्क क्या है? एक एनर्जी है।
इसलिए हम ये कहेंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना? तो एक लाइन में लिखे दे रहे हैं और किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ और वोल्टेज लॉ यानी KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना? तो KCL क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। KVL क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ के दो रूल हो गए, एक किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ जॉनसन लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, या फर्स्ट सेकंड लॉ के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट यानी फर्स्ट है वाला होगा, ये नहीं कि किसी को लिख देंगे तो वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू।